नमस्ते दोस्तों, अरविंद रस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे यूपी लोअर पीसीएस एंड लेखपाल पीवाईक्यू स्पेशल में हम आज दूसरी क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री के सवालों को किस्सा गोई के साथ हल करेंगे। देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म यूपीएसएससी और यूपीपीएससी एग्जाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 से 3 हाई वेटेज क्वेश्चंस निश्चित रूप से आते ही आते हैं। तो चलिए बिना रुके सीधे पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 51, विच पार्ट ऑफ द त्रिपिटके कंटेन्स द कन्वेंशनल टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा? त्रिपिटके के किस भाग में बुद्धा की परंपरागत शिक्षाएं हैं? ऑप्शंस आर ए दीपावमसा, दीपावंश, बी सुत्ता पिटाका, सी अभिधम्मा पिटाका, डी विनया पिटाका। करेक्ट ऑप्शन इज बी, सुत्ता पिटाका। इसका लॉजिक बिल्कुल स्ट्रेट है। सुत्ता पिटाका में बुद्धा की कन्वेंशनल टीचिंग्स यानी परंपरागत शिक्षाएं और उपदेश समाहित हैं। कन्वेंशनल टीचिंग्स यानी उनके आम उपदेश, राइट? बिल्कुल। और इन पिटकों को याद रखने की एक सटीक देसी एनालॉजी है। सुत्ता शब्द को आप सीधे सुतली से कनेक्ट कीजिए। जैसे घर में सुतली यानी धागा सब कुछ एक साथ बांध कर रखता है ना। हाँ, सुतली से हम चीजें बिखरना रोकते हैं। वही काम इस पिटक ने किया। इसने बुद्धा के ज्ञान को एक साथ बांध कर रखा। इसीलिए इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। ओह अच्छा, सुतली से सुत्ता, ये तो एकदम दिमाग में बैठ गया। लेकिन इसके हार्ड फैक्ट्स क्या हैं? इसे बुद्धा के प्रिय शिष्य आनंद ने कंपाइल किया था यानी संकलित किया था। और साथ ही अन्य 2 पिटक भी याद रखिए। विनया पिटका जिसमें संघ के नियम और अनुशासन है, विनय में नियम है। और तीसरा अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध शिक्षाओं की फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन यानी दार्शनिक व्याख्या की गई है। क्वेश्चन 52, व्हाट डज द टर्म त्रिपिटका और त्रिपिटका रिफर टू इन बुद्धिज्म? बौद्ध धर्म में त्रिपिटका या त्रिपिटका शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शंस आर ए 3 सेक्रेड विहारास ऑफ बुद्धा, बुद्धा के 3 पवित्र विहार, बी 3 बास्केट्स स्लैश कलेक्शंस कंटेन्स बुद्धिस्ट टीचिंग्स, 3 टोकरियां संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं, सी 3 इनकारनेशंस ऑफ बुद्धा, बुद्धा के 3 अवतार, डी 3 फर्स्ट फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, बुद्धा के 3 प्रथम अनुयायी। करेक्ट ऑप्शन इज बी, 3 बास्केट्स स्लैश कलेक्शंस कंटेन्स बुद्धिस्ट टीचिंग्स। इसका लॉजिक इसके शब्दों में ही है। त्रिपिटका का शाब्दिक अर्थ 3 बास्केट्स यानी 3 टोकरियां हैं जिसमें नियम, दर्शन और शिक्षा समाहित हैं। लेकिन ये टोकरियां या बास्केट्स वर्ड क्यों यूज हुआ है? इसे सीधे ग्रंथ या किताब क्यों नहीं कहा गया? देखिए यही तो इतिहास का लॉजिक है। जैसे हमारी गांव में कीमती अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए एक सुरक्षित टोकरी में रखा जाता है ना। हाँ जी, टोकरी में अनाज सेफ रहता है। बस बिल्कुल वैसे ही प्राचीन काल में ताड़ के पत्तों पर यानी पाम लीव्स पर लिखे गए उपदेशों को सुरक्षित रखने के लिए इन टोकरियों का या बास्केट्स का इस्तेमाल किया गया। इसी ऐतिहासिक कारण से इनका नामकरण पिता का हुआ। वाह, ताड़ के पत्तों को बचाने वाली टोकरियां पिताक बन गई। क्वेश्चन 53, हाउ मेनी तीर्थंकरास आर देयर इन द जैन रिलीजियस ट्रेडिशन? जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हैं? ऑप्शंस आर ए 14, बी 24, सी 12, डी 22। करेक्ट ऑप्शन इज बी 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। लेकिन मोस्टली कैंडिडेट्स तो महावीरा स्वामी को ही फाउंडर समझ लेते हैं। देखिए यही स्टेट एग्जाम्स का ट्रैप है। इस धर्म के फाउंडर और प्रथम यानी फर्स्ट तीर्थंकर ऋषभ देव थे और अंतिम यानी 24th तीर्थंकर महावीरा स्वामी थे। महावीरा स्वामी संस्थापक नहीं थे। तो पहले ऋषभ देव और आखिरी महावीरा स्वामी। हाँ, और यहाँ एक यूपीएससी स्पेशल फैक्ट नोट कीजिए। स्टेट एग्जाम्स का ये सबसे फेवरेट सवाल है। जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकर क्षत्रिय कुल से यानी क्षत्रिय लिनियज से संबंधित थे। इस पॉइंट को अच्छे से रट लीजिए। सभी 24 तीर्थंकर क्षत्रिय कुल से थे। राइट। Question 54. Where did the Buddha deliver his first sermon on deliverance from suffering?
बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शंस आर ए सारनाथ, बी लुम्बिनी, सी कुशीनगर, डी बोधगया। करेक्ट ऑप्शन इज ए सारनाथ। लॉजिक पर ध्यान दें। बुद्धा ने डिलीवरेंस फ्रॉम सफरिंग यानी दुख से मुक्ति के विषय पर अपना फर्स्ट सर्मन, अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिससे ऋषि पतना भी कहते हैं। इस पहले उपदेश में उन्होंने प्रैक्टिकली क्या सिखाया था? हार्ड फैक्ट्स क्या हैं इसके? इस उपदेश का विषय था 4 नोबल ट्रूथ्स यानी 4 आर्य सत्य और 8 फोल्ड पाथ यानी अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म के इतिहास में इस महान घटना को धर्म चक्र प्रवर्तना कहा जाता है। धर्म चक्र प्रवर्तना। तो उन्होंने ये उपदेश कितने लोगों की भीड़ को दिया था? भीड़ नहीं थी। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सिर्फ 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था और इसकी देसी एनालॉजी को ऐसे समझिए जैसे गांव के अहम फैसले 5 यानी 5 लोग करते हैं ना। हाँ जी, गांव में तो 5 ही अहम फैसले करते हैं। बिल्कुल। वैसे ही इतिहास में इन 5 को पंचवर्गीय भिक्षु के नाम से जाना गया। 5 से पंचवर्गीय भिक्षु, सही है। क्वेश्चन 55. Who is regarded as the 24th and last तीर्थंकरा in Jainism? जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऑप्शंस आर ए नेमिनाथ, नेमिनाथ, बी वर्धमाना महावीरा, वर्धमान महावीर, सी पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, डी ऋषभनाथ। ऋषभनाथ। करेक्ट ऑप्शन इज बी वर्धमाना महावीरा। लॉजिक सिंपल है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमाना महावीरा हैं। इनके ओरिजिन या फैमिली बैकग्राउंड से भी काफी सवाल बनते हैं। जी, इनके हार्ड फैक्ट्स ध्यान से सुनिए। इनका जन्म स्थान कुंडग्रामा है जो वैशाली बिहार में है। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशाला था। माता का नाम त्रिशाला, राइट। और अब आता है हमारा यूपीएसएससी स्पेशल फैक्ट। माता त्रिशाला वैशाली के प्रसिद्ध लिच्छवी किंग चेटका यानी लिच्छवी राजा चेतक की सगी बहन थी। अच्छा, तो इस रिलेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ा उन पर? इसकी एनोलॉजी देखिए। जैसे आज के ज़माने में विधायक जी के रिश्तेदार होने का बड़ा रुतबा होता है ना, प्राचीन इतिहास के सवालों में ये पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो विधायक जी की तरह एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कनेक्शन था। क्वेश्चन 56. Where did Lord Mahavira attain enlightenment? भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ऑप्शंस आर ए नालंदा, बी अनंतापुरी, सी कौशाम्बी, डी जृंबिका ग्रामा। करेक्ट ऑप्शन इज डी जृंबिका ग्रामा। इसका एनवायरनमेंट मैप समझिए। 12 वर्ष की उम्र, अत्यंत कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को जृंबिका ग्रामा के समीप कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। तो वहाँ का जियोग्राफिकल मैप कैसा था? नदी और पेड़ के नाम एग्जाम में अक्सर आते हैं। हार्ड फैक्ट्स याद रखिए। नदी का नाम थी ऋजुपालिका और पेड़ था सैल ट्री यानी साल का वृक्ष। ऋजुपालिका नदी और सैल ट्री। और इसकी देसी एनालॉजी बहुत सटीक है। इसे ऐसे याद करें कि 12 साल तक साल के पेड़ के नीचे बिना जम्हाई लिए कठोर तप किया। बिना जम्हाई लिए, हाँ, जम्भाई को ही पूरे हिंदी में जृंभिका कहते हैं। जृंभिका। बिना जम्भाई के तप किया तो जृंभिका ग्रामा बन गया। और कैवल्य प्राप्ति के बाद उन्हें 3 बड़ी उपाधियां मिली। केवलिन यानी सर्वज्ञ या ओमनिशिएंट, फिर जिना यानी विजेता या कॉन्करर, हाँ, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। बिल्कुल। और तीसरी निर्ग्रंथा यानी बंधन रहित, फ्री फ्रॉम बॉन्ड्स। निर्ग्रंथा, फ्री फ्रॉम बॉन्ड्स। Question 57. It is believed that Gautam Siddharth meditated piously at which of the following places for 6 years before going to Bodh Gaya for the ultimate realization? माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? ऑप्शंस आर ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी डुंगेश्वरी केव डुंगेश्वरी गुफा, डी कुशीनगर। करेक्ट ऑप्शन इज सी दंगेश्वरी केव।
इस जर्नी का क्रोनोलॉजिकल मैप देखिए। बोध गया जाने से पहले बुद्धा ने लगभग 6 साल तक दंगेश्वरी केव्स यानी गुफाओं में तपस्या की थी। तो इस यात्रा के हार्ड फैक्ट्स या माइलस्टोन्स को कैसे ब्रेक करें? देखिए, माइलस्टोन 1 है दंगेश्वरी गुफाओं में 6 वर्ष का कठोर तप। इसे महाकाला केव्स भी कहा जाता है। यहाँ बुद्धा ने इतनी कठोर तपस्या की थी कि उनका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा यानी स्केलेटन मात्र रह गया था। महाकाल केव्स, ये नाम सुन के ही काफी स्कैरी लगता है। हाँ जी, बहुत भयंकर कष्ट था। फिर माइलस्टोन 2 आया। सुजाता नामक महिला द्वारा उन्हें खीर के रूप में जलपान यानी नॉरिशमेंट कराया गया। ओह, वही प्रसिद्ध खीर। तो उसके बाद उनका व्यू बदला? जी, माइलस्टोन 3, यहीं से उन्हें मिडिल पाथ यानी मध्यम मार्ग अपनाने की प्रेरणा मिली। शरीर को सुखाने से ज्ञान नहीं मिलेगा। और आखिरी माइलस्टोन 4, इसके बाद वह सीधे बोध गया के लिए निकल पड़े। Question number 58. At which of the following Buddhist sites were women first appointed to the Sangha? निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? ए. सारनाथ, बी. वैशाली, सी. श्रावस्ती, डी. राजगीर। करेक्ट। ऑप्शन इज बी, वैशाली। वैशाली का रेजर शार्प लॉजिक ये है कि वैशाली का जो कूटा गृहशाला विहार है वो सटीक स्थान है जहां आनंद के आग्रह पर पहली बार महिलाओं को संघ में प्रवेश मिला। अच्छा, तो ये वैशाली में हुआ था। मतलब अगर मैं इसे एक देसी एनालॉजी से समझो, वो किस्सा गोई वाली बात, तो ये कुछ वैसा ही है ना जैसे हमारे घरों में होता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। जैसे घर के जो सबसे कड़क मुखिया होते हैं, दादाजी टाइप, जो अपना नेम किसी के लिए नहीं बदलते। हाँ, एकदम सही पकड़ा। देखिए, शुरुआत में बुद्ध महिलाओं को संघ में शामिल करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। उनका स्टैंड बहुत क्लियर और स्ट्रिक्ट था कि संघ सिर्फ पुरुषों के लिए रहेगा। लेकिन जैसे घर में दादाजी अपने सबसे प्रिय पोते की जिद के आगे पिघल जाते हैं ना, यहाँ आनंद बुद्ध के वो सबसे प्रिय शिष्य थे। उन्होंने बार बार अनुरोध किया, डिबेट की और आखिरकार बुद्ध को अपना नियम बदलना पड़ा। और ये बदलाव कोई छोटी बात नहीं थी उस समय। बिल्कुल नहीं। यूपी स्टेट फोकस के नजरिए से यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जुड़ता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम संघ में कौन शामिल हुआ, तो वो प्रजापति गौतमी थी, जो बुद्ध की मौसी थी। राइट, प्रजापति गौतमी। और ये जो जगह थी कूटागृहशाला, ये वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को दान में दिया था। Question number 59. The teachings of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. They were written down about 1500 years ago. Where are they currently available? महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? ए, पटना, बिहार। पटना, बिहार। बी, श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश। सी, वल्लभी, गुजरात। वल्लभी, गुजरात। डी, श्रवण बेलागोला, कर्नाटक। श्रवण बेलगोला, कर्नाटक। करेक्ट ऑप्शन इज सी, वल्लभी, गुजरात। वल्लभी, गुजरात, इसका रेजर शार्प लॉजिक बहुत सीधा है। 512 एडी में वल्लभी में जो द्वितीय जैन संगीति आयोजित हुई थी, उसी में महावीर की मौखिक शिक्षाओं को पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। सदियों तक सिर्फ ओरल ट्रांसमिशन, ऐसा है जैसे पुश्तों से चली आ रही कोई बहुत खास खानदानी रेसिपी हो। हाँ, जो सिर्फ जुबानी तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताई जा रही हो। बिल्कुल। और देखिए, क्या है ना, जब कोई चीज सदियों तक सिर्फ याददाश्त के भरोसे रहती है तो उसके खो जाने का डर रहता है। तो उस खानदानी रेसिपी को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए आखिरकार उन्होंने उसे एक किताब में लिख लिया। और वो किताब क्या थी? 12 अंग। इसके अध्यक्ष देवर्धि क्षमाश्रमण थे। 12 अंग और अध्यक्ष देवर्धि क्षमाश्रमण, पर यह तो द्वितीय संगीति थी ना? हाँ, और यहीं पर यूपी स्टेट फोकस का एक बहुत क्रूशियल फैक्ट आता है। पहली जैन संगीति का उल्लेख करना अनिवार्य है, जो 322 BCE में पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि काफी पहले हुई थी। बहुत भयंकर अकाल पड़ा था और वैचारिक मतभेदों के चलते जैन धर्म वहां 2 संप्रदायों में बट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। Question number 60. Swami Mahavira came to be known as Jinnah. What does Jinnah mean?
महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? ए कॉन्करर विजेता, बी ग्रेट सोल महान आत्मा, सी गॉड भगवान, डी नॉन वायलेंट अहिंसक। करेक्ट ऑप्शन इज ए, कॉन्करर विजेता। रेजर शार्प लॉजिक देखिए, जिनका शाब्दिक अर्थ ही है अपनी इंद्रियों को जीतने वाला, यानी कॉन्करर। और ये जो महान उपाधि है, ये महावीर को 12 साल की कठोर तपस्या के बाद कैवल्य प्राप्ति पर ही मिली थी। मतलब अपनी इंद्रियों पर विजय। अगर आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में से देखा जाए तो ये जीवन का सबसे कठिन यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने जैसा है। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है। क्योंकि यूपीएससी में भी असली जीत दुनिया से नहीं, अपनी डिस्ट्रैक्शन से होती है ना। जी। नींद आ रही है, मोबाइल चलाना है, इन सब इंद्रियों पर जो कंट्रोल कर गया वो जिन बन गया। एग्जैक्टली। और जैन धर्म का जो नाम है ना, वो इसी जिन शब्द से ही तो बना है। मतलब जो जिन को फॉलो करे वो जैन। अब यहाँ यूपी स्टेट फोकस के लिए अब बात बहुत मजबूती से याद रखनी है। जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टिकर्ता मतलब क्रिएटर नहीं माना गया है। अच्छा। हाँ, वहाँ सर्वोच्च स्थान किसी भगवान को नहीं बल्कि उसी जिन को दिया गया है जिसने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। वही सुप्रीम है। क्वेश्चन नंबर 61। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म इज। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। ए कर्म, बी नॉन वायलेंस अहिंसा, सी एसेटिसिज्म वैराग्य, डी लॉयल्टी निष्ठा। करेक्ट ऑप्शन इज बी नॉन वायलेंस अहिंसा। रेजर शार्प लॉजिक ये है कि जैन धर्म के जो 5 प्रमुख महाव्रत हैं उनमें अहिंसा सबसे मौलिक है। इसे अहिंसा परमो धर्मः का सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। 5 महाव्रत। बाकी 4 कौन से हैं? बाकी है सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। पर इन सब में फाउंडेशन अहिंसा ही है। पर यह अहिंसा कितनी स्ट्रिक्ट थी? मतलब मैंने सुना है कि ये बहुत एक्सट्रीम लेवल पर फॉलो की जाती थी। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। किस्सा गोई के अंदाज में समझें तो इस धर्म में अहिंसा का पालन इतना कठोर है कि कृषि कार्य मतलब खेती बाड़ी को भी पाप माना जाता है। खेती को पाप? हाँ, क्योंकि उनका मानना है कि हल चलाने से मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की हत्या होती है। और इसी वजह से मतलब हिस्टोरिकली देखा जाए तो इस कम्युनिटी ने खेती छोड़कर बिजनेस और ट्रेड को अपना लिया। समझ गया। क्वेश्चन नंबर 62। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर डिड गौतम बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट? गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? ए गंगा, बी गंडक, सी पुनपुन, डी निरंजना। करेक्ट ऑप्शन इज डी निरंजना। निरंजना। यहाँ रेजर शार्प लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। गौतम बुद्ध को बोधगया में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी भी कहते हैं, उसी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना या फल्गु नदी। और ये वही घटना है ना जो एक पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी? बिल्कुल। और उसी पीपल के पेड़ को इतिहास में बोधि वृक्ष कहा गया। बोधि वृक्ष, जिसके साथ बाद में बहुत छेड़छाड़ भी हुई। हाँ, और ये यूपी स्टेट फोकस का एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। देखिए, इसे एक राइवलरी से समझते हैं। जैसे आज के टाइम में कट्टर प्रतिद्वंदिता होती है ना। मान लीजिए कोई राइवल कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी दूसरे फेमस इंस्टीट्यूट का बिलबोर्ड या होर्डिंग गिरा दे, जलन के मारे। एग्जैक्टली। तो प्राचीन काल में गोड़ वंश के एक कट्टर शैव शासक थे, शशांक। उन्हें बौद्ध धर्म के बढ़ते प्रभाव से इतनी परेशानी थी कि उन्होंने उस बोधि वृक्ष को ही कटवा दिया था। ये फैक्ट स्टेट एग्जाम्स में बहुत बार रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 63। गौतम बुद्ध गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ इन। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में दिया था। ए भूमि स्पर्श मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, बी धम्मा चक्र प्रवर्तन मुद्रा, धम्मा चक्र प्रवर्तन मुद्रा, सी अभय मुद्रा, अभय मुद्रा, दी ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा। करेक्ट ऑप्शन इज बी धम्मा चक्र प्रवर्तन मुद्रा। धम्मा चक्र प्रवर्तन मुद्रा। रेजर शार्प लॉजिक। देखिए, सारनाथ में दिया गया पहला उपदेश बेसिकली ज्ञान के चक्र को गति देने का प्रतीक है, इसीलिए इसे धम्मा चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ज्ञान का चक्र मतलब जो गृह त्याग के साथ शुरू हुआ था। हाँ, 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने जो गृह त्याग किया था उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और ज्ञान मिलने के बाद जब उन्होंने पहली बार उपदेश दिया तो वो मुद्रा बहुत खास थी। इसे अगर हम अपने कोचिंग वाले माहौल से रिलेट करें तो ये कुछ ऐसा है जैसे कोई एक्सपर्ट मेंटर अपनी पहली मास्टर क्लास शुरू कर रहा हो। बिल्कुल। जब कोई एक्सपर्ट मेंटर पढ़ाना शुरू करता है तो उसका एक खास
पॉस्चर होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है। यूपी स्टेट फोकस के लिए इस मुद्रा को विजुअलाइज करना जरूरी है। इसमें दोनों हाथ सीने के पास होते हैं और उंगलियां एक चक्र का निर्माण करती हैं। ये वही पॉस्चर था जिसमें उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। Question number 64. At which of the following places was the first Buddhist council organized? निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? ए कश्मीर, बी गया, सी राजगीर, डी पाटलिपुत्र। करेक्ट ऑप्शन इज सी, राजगीर। रेजर शार्प लॉजिक एकदम सीधा है। 483 BCE में बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद अजातशत्रु के संरक्षण में सप्तपर्णी गुफा राजगीर में प्रथम संगीति हुई थी। बुद्ध के मृत्यु के ठीक बाद, मतलब ये तो एकदम इमरजेंसी सिचुएशन रही होगी, जैसे किसी बड़े स्टार्टअप के फाउंडर के अचानक जाने के बाद बुलाई गई इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग। शासक थे हर्यक वंश के सम्राट अजातशत्रु और इस मीटिंग के अध्यक्ष थे महाकश्यप। महाकश्यप। और इस बोर्ड मीटिंग का आउटकम क्या निकला? यूपी स्टेट फोकस के नजरिए से यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस संगीति में बुद्ध के उपदेशों को सुत्त पिटक में संकलित किया गया, जो कि आप कह सकते हैं कि उनका थ्योरी या सिलेबस था। राइट, सिलेबस हो गया सुत्त पिटक। और जो संघ के नियम थे उन्हें विनय पिटक में रखा गया। मतलब जैसे हॉस्टल की सख्त रूल बुक होती है। बिल्कुल, सुत्त पिटक सिलेबस है और विनय पिटक हॉस्टल की रूल बुक। क्वेश्चन नंबर 65. How many Mahajanapadas are mentioned in Jain and Buddhist texts in the 6th century BC? छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शंस आर ए 12 या 12, बी 16 या 16, सी 20 या 20, डी 24 या 24। यहाँ करेक्ट ऑप्शन इज बी 16। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और इसका जो मेन सोर्स है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तरा निकाया और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र है। हाँ, दोनों ही टेक्स्ट्स में एक ही नंबर मिलता है। सही कहा। और इसकी एक देसी मैपिंग तुरंत दिमाग में बिठा लीजिए। इनमें से 15 महाजनापदास नॉर्थ इंडिया में थे, यानी नर्मदा रिवर और विंध्या रेंज के ठीक ऊपर, और बचा हुआ एक जो केवल एक महाजनपद था जिसका नाम अश्मका या अश्मक था, वो साउथ इंडिया में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ये फैक्ट रट लीजिए। सिर्फ एक साउथ में, बाकी सब नॉर्थ में, राइट? राइट। Question number 66. It has been decided to install a 200 feet high bronze statue of Lord Buddha in. भगवान बुद्धा की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शंस ए कुशीनगर में, बी सारनाथ में, सी श्रावस्ती में, डी बामियान में। करेक्ट ऑप्शन इज ए कुशीनगर। देखिए, दिसंबर 2013 में यूपी के पूर्व चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ने मैत्रेय प्रोजेक्ट के तहत ये निर्णय लिया था। मैत्रेय प्रोजेक्ट, ओके। हाँ, अब इसको याद रखने के लिए एंशंट वर्सेस मॉडर्न की देसी मैपिंग करिए। इसका एंशंट महत्व ये है कि ये बुद्धा का महापरिनिर्वाण स्थल है और मल्लों की राजधानी थी, कैपिटल ऑफ मल्लाज। एग्जैक्टली। और मॉडर्न महत्व ये है कि कुशीनगर आज बुद्धिस्ट सर्किट हब का एक बहुत बड़ा प्रमुख हिस्सा है और यहीं पर 2021 में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बना है। राइट। क्वेश्चन नंबर 67. Where did Buddha attain महापरिनिर्वाणा? बुद्धा को महापरिनिर्वाणा कहाँ प्राप्त हुआ था? ए बोधगया, बी कुशीनगर, सी राजगृह, डी वैशाली। हमने अभी जस्ट इसका हिंट दिया, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी कुशीनगर। गौतम बुद्धा की मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाणा कहते हैं, वो 483 BCE में और 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुई थी, जो कि मल्लों की राजधानी थी। सही पकड़ा। अब यहाँ एक एग्जाम ट्रिक नोट करिए, जहाँ 4 सिंबल्स बार बार आते हैं। पहला है लोटस एंड बुल, यानी कमल और सांड, जो उनके बर्थ या जन्म का प्रतीक है। दूसरा हॉर्स या घोड़ा, जो रिनाउंसिएशन यानी गृह त्याग का प्रतीक है। बिल्कुल। तीसरा है बोधि ट्री, यानी पीपल का पेड़, जो उनके एनलाइटनमेंट या ज्ञान का प्रतीक है। और चौथा सिंबल है स्तूपा, जो उनकी डेथ या निर्वाणा का प्रतीक है। ये चारों सिंबल्स एकदम मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 68. From which monument did Gautama Buddha propagate his divine knowledge of Buddhism to the world? किस स्मारक से गौतम बुद्धा ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था?
ऑप्शंस ए हुमायूंस टूम्ब या हुमायूं का मकबरा, बी महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स या महाबोधि मंदिर समूह, सी कुतुब मीनार, डी रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स या लाल किला परिसर। करेक्ट ऑप्शन इज बी महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स। देखिए, ये टेम्पल बिहार के गया जिले में स्थित है और ये पॉइंट स्टार मार्क करिए कि ये भारत के सबसे पुराने ईंटों से बने हिंदू बौद्ध मंदिरों में से एक है। तो इस मंदिर की टाइमलाइन एग्जैक्टली क्या रहेगी? इसकी टाइमलाइन सीक्वेंस चेक करिए। पहला पॉइंट, बुद्धा को वैशाख पूर्णिमा पर यही ज्ञान मिला। दूसरा पॉइंट, सम्राट अशोका द्वारा 3rd सेंचुरी BCE में यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ। और मॉडर्न टाइमलाइन में? तीसरा पॉइंट, 2002 CE में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिल गया। ये तीनों फेजेस एग्जाम के लिए क्रूशियल हैं। UNESCO status in 2002. Got it. Question number 69. After attaining enlightenment, Gautam came to be known as. ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? ऑप्शंस ए जिना या जिन, बी बुद्धा, सी ज्ञान, डी बोधि। यहाँ करेक्ट ऑप्शन है बी बुद्धा। देखिए, बुद्धा का शाब्दिक अर्थ ही एनलाइटेंड वन यानी जागृत या प्रबुद्ध होता है। और उनके बाकी नाम भी तो पूछे जाते हैं। हाँ, इसीलिए सिद्धार्थ के 3 नए नाम की मैपिंग याद रखिए। पहला नाम बुद्धा यानी प्रबुद्ध, दूसरा नाम तथागता जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका, या इंग्लिश में कहें तो वन हु हैज फाउंड द ट्रूथ। और तीसरा नाम शाक्य मुनि, राइट? एग्जैक्टली, शाक्य मुनि यानी सेज ऑफ द शाक्य क्लैन, क्योंकि उनका जन्म शाक्य गणराज्य के क्षत्रिय कुल में हुआ था। सही है। क्वेश्चन नंबर 70. Why is बोध गया an important Buddhist pilgrimage center? बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ऑप्शंस हैं बिकॉज गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न हियर, क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, बी बिकॉज गौतम बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट हियर, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, सी बिकॉज गौतम बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन हियर आफ्टर अटेनिंग एनलाइटमेंट, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, डी बिकॉज गौतम बुद्धा अटेन्ड निर्वाणा हियर, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाणा प्राप्त किया था। करेक्ट ऑप्शन इज बी। इसका सीधा फैक्चुअल लॉजिक ये है कि 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पीपल ट्री के नीचे गौतम बुद्धा को यहीं ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो इस पे एक सीक्वेंस ट्रिक बनती है, LBSK वाली। एकदम सही। ये सीक्वेंस ट्रिक दिमाग में लॉक कर लीजिए। पहला L से लुम्बिनी जहां बर्थ हुआ, फिर B से बोध गया जहां एनलाइटनमेंट मिला, फिर S से सारनाथ जहां उन्होंने फर्स्ट समन दिया, और फाइनली K से कुशीनगर जहां उनकी डेथ या महापरिनिर्वाणा हुआ था। LBSK। बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 71. Why is सारनाथ situated in उत्तर प्रदेश important for Buddhists? बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शंस हैं लॉर्ड बुद्धा अटेन्ड एनलाइटनमेंट इन सारनाथ, भगवान बुद्धा ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था, बी लॉर्ड बुद्धा वॉज बॉर्न इन सारनाथ, भगवान बुद्धा का जन्म सारनाथ में हुआ था, सी लॉर्ड बुद्धा हैड महापरिनिर्वाणा इन सारनाथ, भगवान बुद्धा का सारनाथ में महापरिनिर्वाणा हुआ था, डी आफ्टर अटेनिंग एनलाइटनमेंट लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्धा ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। करेक्ट ऑप्शन इज डी। देखिए, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्धा ने यहीं अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे हम धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं, और ये उन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया था। हाँ, 5 ब्राह्मणों को। इसके एंशिएंट नाम पर भी सवाल आता है। सही पकड़ा। एक लास्ट फैक्टोलॉग। यहाँ पर सारनाथ के 2 एंशिएंट नेम्स हमेशा याद रखें। पहला है ऋषिपत्तन यानी प्लेस ऑफ सेजेस, ऋषियों का स्थान, और दूसरा है मृगदव यानी फॉरेस्ट ऑफ डियर या हिरणों का जंगल। क्वेश्चन 72. द हाईएस्ट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज कैवल्या, विच मीन्स मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्या, जिसका अर्थ है ऑप्शन ए टू टीच अदर्स, दूसरों को शिक्षा देना, ऑप्शन बी टू फॉलो अदर्स, दूसरों का अनुसरण करना, ऑप्शन सी टू कॉन्कर डिजायर्स, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ऑप्शन डी टू सर्व अदर्स, दूसरों की सेवा करना। यहाँ करेक्ट ऑप्शन है सी,
टू कॉन्कर डिजायर्स यानी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। फैक्चुअल लॉजिक बिल्कुल रेजर शार्प है कि जैन दर्शन में मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसकी इच्छाएं हैं और इन इच्छाओं पर पूरी तरह जीत लेना ही कैवल्य यानी सुप्रीम नॉलेज की प्राप्ति है। अच्छा, मतलब कर्मा के बंधन से पूरी तरह मुक्ति मिल जाना है ना? सही पकड़ा। देखिए, जैन धर्म में ना ज्ञान को 5 स्तरों में बांटा गया है। एक स्टूडेंट को ये डीपली पता होना चाहिए। पहला है मति यानी इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान। दूसरा श्रुति जो सुनकर प्राप्त होता है। तीसरा अवधि यानी दिव्य ज्ञान। राइट। चौथा है मना पर्याय जिसमें दूसरों के मन की बात पढ़ी जाती है। और पांचवा और सर्वोच्च स्तर है यही कैवल्य। तो इसे एक देसी एनालॉजी से अगर दिमाग में फिट करना हो तो इसकी तुलना एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के सफर से की जा सकती है। कैसे? जैसे एक स्टूडेंट पहले प्री और मेंस पास करता है, जो माइती और श्रुति जैसा हो गया, फिर वो इंटरव्यू देता है, लेकिन कैवल्य वो आखिरी दिन है जब उसे फाइनल जॉइनिंग लेटर मिल जाता है। एकदम सटीक एग्जाम्पल। सारे अनसर्टेनिटी रूपी कर्म झड़ जाते हैं, जॉइनिंग लेटर ही मुक्ति है। राइट। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 73। इन जैनिज्म 3 jewels or 3 रत्ना are given and they are called the path to nirvana. What are they? जैन धर्म में 3 रत्न यानी त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे क्या है? ऑप्शन ए, राइट स्पीच, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण। ऑप्शन बी, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट बिहेवियर, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार। ऑप्शन सी, राइट बिलीफ, राइट पाथ एंड राइट कंडक्ट, सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण। ऑप्शन डी, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। करेक्ट ऑप्शन है डी, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट यानी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। फैक्चुअल रूल ये है कि जैन धर्म में निर्वाणा प्राप्ति के लिए इन त्रिरत्नों का एक साथ पालन करना अनिवार्य है: दर्शन, ज्ञान और आचरण। इसमें जो राइट कंडक्ट या सम्यक आचरण है, उसका मतलब सुख और दुख में समभाव यानी इक्वानिमिटी रखना है ना? हाँ, बिल्कुल। और यहाँ एक छोटा सा ट्रैप पॉइंट भी है जिस पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। ओह, बौद्ध धर्म वाला ट्रैप। हाँ, क्योंकि बुद्धिज्म में भी तो त्रिरत्न होते हैं, बुद्धा, धम्मा और संघा। एकदम सही। कंफ्यूजन से बचने के लिए ये स्पेशल फैक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। माइनस मार्किंग से बचना है तो इस जैन त्रिरत्न कॉन्सेप्ट को गांव के चूल्हे की टिपाई या ट्राइपॉड से जोड़कर देखना चाहिए। अच्छा, ट्राइपॉड से कैसे कनेक्ट करेंगे इसको? देखिए, निर्वाणा रूपी हांडी उस चूल्हे पर तभी टिकेगी ना जब उस तिपाई के तीनों पाए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण बराबर लंबाई के और पूरी तरह मजबूत होंगे। अगर एक भी पाया थोड़ा सा भी हिला तो मोक्ष की हांडी सीधे नीचे गिरेगी। वाह, ये त्रिपाई वाली बात काफी इफेक्टिवली याद रहेगी। चलिए अब क्वेश्चन 74 पर आते हैं। द गिरनार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदामन refers to Sudarshan Lake constructed during the reign of which Mauryan ruler? रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में सुदर्शन झील का उल्लेख है, जिसका निर्माण किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? ऑप्शन ए, दशरथ मौर्य, दशरथ मौर्य। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी, बिंदुसार, बिंदुसार। ऑप्शन डी, अशोका, अशोक। ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन है बी, चंद्रगुप्त मौर्य। 150 एडी के आसपास लिखवाए गए रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में ये स्पष्ट दर्ज है कि सिंचाई के लिए इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक ने करवाया था। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला और सबसे बड़ा अभिलेख है, राइट? हाँ, ये एक बहुत बड़ा स्पेशल फैक्ट है। रुद्रदामन एक शाका शासक था जिसने जन कल्याण के इस काम को संस्कृत में दर्ज करवाया। पर मेरे दिमाग में यहाँ एक लॉजिकल सवाल आ रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम तो 300 बीसी के आसपास था, राइट। तो 150 एडी के शिलालेख में यानी 450 साल बाद एक नए शासक को
इतनी स्पेसिफिक डिटेल कैसे पता थी कि मौर्यन काल में कौन सी झील बनी थी? ये बहुत ही शानदार विश्लेषणात्मक पॉइंट है। असल में ये इस बात का सबूत है कि मौर्यन एम्पायर का रिकॉर्ड कीपिंग कितना उत्कृष्ट था। उनका एक पूरा विभाग होता था जिसे अक्षापाताला या रिकॉर्ड ऑफिस कहते थे। अच्छा, मतलब सारे निर्माण के रिकॉर्ड्स अपडेट होते थे वहां? बिल्कुल, सदियों बाद भी जब किसी झील के बांध की मरम्मत की जरूरत पड़ती थी तो उनके इंजीनियर उन्हीं पुराने सरकारी रिकॉर्ड्स को निकालकर देखते थे। इसीलिए रुद्रदमन को 450 साल बाद भी पूरी हिस्ट्री पता थी। जब रिकॉर्ड कीपिंग इतनी सॉलिड थी तो बनाने वाले उस अधिकारी का नाम भी डेफिनेटली खाते में दर्ज होगा। अगला प्रश्न सीधे उसी पर है। क्वेश्चन 75. Which modern official is credited with constructing the Sudarshan Lake as mentioned in the Girnar rock inscription of Rudradaman? रुद्रदामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है? ऑप्शन ए पुष्यगुप्त पुष्यगुप्त, ऑप्शन बी भद्रबाहु भद्रबाहु, ऑप्शन सी तुषास्पा तुषास्पा, ऑप्शन डी चाणक्य चाणक्य, ऑप्शन ए नन ऑफ द अबव, उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ए, पुष्यगुप्त। फैक्चुअल रूल सीधा है कि पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर थे और उन्होंने ही मूल संरचना बनवाई थी। लेकिन इस झील की तो पूरी एक क्रोनोलॉजी टाइमलाइन भी है ना, जहां से क्वेश्चंस घूम कर आते हैं। हाँ, इसके 3 चरण हैं। पहला, जैसा मैंने बताया, चंद्रगुप्त के टाइम पर पुष्यगुप्त ने निर्माण करवाया। दूसरा चरण अशोका का काल था, जिसमें उनके युवन गवर्नर तुषास्प ने नहरें यानी कैनाल्स जुड़वाईं। और तीसरा चरण सैकड़ों साल बाद गुप्ता एम्पायर के स्कंदगुप्त का काल था। एकदम। जब बांध टूट गया था तो स्कंदगुप्त के गवर्नर पर्णदत्ता और उनके बेटे चक्रपालिता ने मिलकर इसके बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। इसे तो हम वही पुश्तैनी मकान वाली देसी एनालॉजी से याद कर सकते हैं कि दादाजी यानी पुष्यगुप्त ने मकान बनवाया, राइट फिर पिताजी यानी तुषास्प ने उसमें पानी की पाइपलाइन लगाई, राइट। और आखिर में जब मकान टूटने लगा तो पोते यानी स्कंदगुप्त के अधिकारियों ने प्लास्टर करके मरम्मत करवाई। सही है। ऐसे विजुअल रिलेट करने से ये क्रोनोलॉजी कभी दिमाग से निकलेगी नहीं। तो अब इन्हीं महान शासकों के संस्थापक पर आधारित सवाल देखते हैं। क्वेश्चन 76. Who was the founder of the Mauryan dynasty? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कालाशोक कालाशोक, ऑप्शन बी बिंबिसारा बिंबिसार, ऑप्शन सी अशोका अशोक, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए नन ऑफ इंडिया, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, चंद्रगुप्त मौर्य। आचार्य चाणक्य की रणनीतिक सहायता से उन्होंने अंतिम नंदा शासक धननंदा को हराकर राज्य स्थापित किया था। यहाँ एक और नैरेटिव कनेक्शन है जो मौर्यन एम्पायर और जैन फिलॉसफी को जोड़ता है। हाँ, वो जैन मुनि भद्रबाहु के साथ साउथ इंडिया चले गए थे, राइट? बिल्कुल। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक लंबा अकाल पड़ने पर उन्होंने अपना पूरा शक्तिशाली राजपद त्याग कर जैन धर्म अपना लिया था। वो कर्नाटक के श्रावण बेलागोला चले गए और वहाँ उन्होंने जैन धर्म की कठोर सलेखना या संथरा विधि से अपने प्राण त्यागे थे। हाँ, सल्लेखना, जिसमें अन्न और जल का पूरी तरह त्याग कर दिया जाता है। सोचिए, जिसने लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट को जीता, उसने अंत में कैवल्य प्राप्ति के लिए अपने शरीर को ही जीत लिया। ये सच में इतिहास में एक परमानेंट मार्क छोड़ने वाला किस्सा है। चलिए, अगला प्रश्न इनके बनवाए एक ज्योग्राफी मार्क के बारे में है। क्वेश्चन 77. Which of the following is considered as the oldest man-made lake in India, dating back to 300 BC? निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील माना जाता है जिसका इतिहास 300 ईसा पूर्व पुराना है? ऑप्शन ए भरतपुर लेक इन राजस्थान, राजस्थान में भरतपुर झील, ऑप्शन बी सुदर्शन लेक इन गुजरात, गुजरात में सुदर्शन झील, ऑप्शन सी लोनार लेक इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में लोनार झील, ऑप्शन डी डल लेक इन कश्मीर, कश्मीर में डल झील, ऑप्शन ए नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। बनी, ये भारत की सबसे पुरानी मैन मेड यानी मानव निर्मित झील है। यहाँ पर एग्जाम बनाने वाले लोनार लेक का ऑप्शन देकर एक तगड़ा ट्रैप सेट करते हैं।
हाँ, बहुत मार्क्स कटते हैं इसमें। देखिए, महाराष्ट्र की लोनार झील और सुदर्शन झील में बुनियादी अंतर है। लोनार झील नेचुरल है। वो एक मीटियोराइट यानी उल्कापिंड के जमीन से टकराने पर बने क्रेटर से आई है। तो क्लियर देसी एनालॉजी ये हुई कि सुदर्शन झील गांव वालों ने मिलकर कुदाल और फावड़े से तालाब की तरह खोदी है, जी। जहां ह्यूमन इंटरवेंशन है। राइट। जबकि लोनार झील आसमान से गिरे हुए एक विशाल पत्थर से बने गड्ढे में बारिश का पानी भरने से बनी है। एकदम सही। एक मैनमेड है और एक नेचुरल क्रेटर। इस कीवर्ड को पकड़ के चलना एग्जाम में। राइट। अब आज के आखिरी प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो प्रशासनिक दायरे को दर्शाता है। क्वेश्चन 78, as mentioned in Ashoka's inscriptions, there were 5 major political centers in the Mauryan Empire, including the capital Patliputra, and 4 other provincial centers. Which of the following was not a provincial center? जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? ऑप्शन ए तक्षशिला, तक्षशिला। ऑप्शन बी उज्जैनी, उज्जैनी। ऑप्शन सी सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी। ऑप्शन डी इंद्रप्रस्था, इंद्रप्रस्थ। करेक्ट ऑप्शन है डी, इंद्रप्रस्था। रेज अ शार्प फैक्ट ये है कि अशोक के अभिलेखों में इंद्रप्रस्था का कहीं कोई जिक्र एक मौर्यन प्रांतीय केंद्र के रूप में नहीं मिलता। तो वो 5 मुख्य सेंटर्स एग्जैक्टली कौन-कौन से थे? देखिए, पहला था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी टैक्सला थी। दूसरा अवंती राष्ट्र, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। तीसरा सेंट्रल डिवीजन प्राची था, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र तो पूरे एम्पायर का मुख्य सेंटर भी था ना? बिल्कुल। और चौथा था कलिंगा, जिसे अशोका ने जीता था, उसकी राजधानी पुसाली थी। और पांचवा था दक्षिणापथ, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। और मौर्यन काल में इन प्रांतों को चक्रा कहा जाता था, राइट? हाँ, चक्र। और इन चक्रों को चलाने वाले गवर्नर्स आमतौर पर राजवंश के ही होते थे, जिन्हें उस समय कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। इसे अगर हम आज के मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर करें तो समझना आसान हो जाता है। जैसे आज देश स्टेट्स में बढ़ता है और मेन कैपिटल दिल्ली है। सही जा रही हैं। ठीक वैसे ही मौर्यन एम्पायर अलग-अलग चक्रों में बटा था, जिनके अपने स्टेट कैपिटल्स थे, जैसे टैक्सिला या उज्जैनी। और सारे गवर्नर यानी आर्यपुत्र सीधे पाटलिपुत्र में बैठे सम्राट को रिपोर्ट करते थे, जो मेन हेडक्वार्टर था। बिल्कुल। इसी कड़ी प्रशासनिक व्यवस्था ने उन्हें इतने लंबे समय तक एफिशिएंटली राज करने में मदद की थी। क्वेश्चन नंबर 79, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट्स वाज बिंदुसारा इंटरेस्टेड? निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी? ऑप्शंस आर ए बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। बी लोकायत, लोकायत। सी आजीविका, आजीवक। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही विकल्प है सी, आजीविका यानी आजीवक। इसका स्पष्ट फैक्चुअल लॉजिक ये है कि मौर्य सम्राट बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और सम्राट अशोक के पिता थे, वो आजीवक संप्रदाय के दृढ़ अनुयायी थे। ये इतिहास की सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक लगती है। मतलब परिवार का मुखिया चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लेता है। हाँ, और उनका पौत्र अशोक बौद्ध धर्म का प्रचारक बन जाता है। बिल्कुल। लेकिन बीच की पीढ़ी यानी बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को चुनते हैं। इस संप्रदाय के मूल दर्शन में ऐसा क्या था? देखिए, इस संप्रदाय की जड़ों को समझने के लिए हमें इसके प्रवर्तक यानी फाउंडर की ओर देखना होगा। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गोसाल ने की थी। अच्छा, मक्खली गोसाल। हाँ, और इनका जो कोर फिलॉसफी या मूल दर्शन है, उसे इतिहास और दर्शन शास्त्र में नियतिवाद कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे फेटलिज्म या डिटर्मिनिज्म कहते हैं। मतलब नियतिवाद का अर्थ है कि मनुष्य के अपने कर्मों का कोई महत्व नहीं है। एकदम ऐसा ही है। नियतिवाद मानता है कि सब कुछ पहले से फिक्स है। और इसी से जुड़ा एक स्पेशल फैक्ट हमारे स्रोतों में है, जो बिंदुसार के बौद्धिक झुकाव को स्पष्ट करता है। वो पत्र वाला वाक्य ना? बिल्कुल। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम यानी एंटियोकस आय को एक पत्र लिखकर 3 बहुत ही विशिष्ट चीजें मांगी थीं। कौन-कौन सी? पहली, मीठी शराब यानी स्वीट वाइन। दूसरी, सूखी अंजीर या ड्राइड फिग्स। और तीसरी मांग थी एक दार्शनिक, जिसे यूनानी भाषा में सोफिस्ट कहा जाता है। वाह, एक सम्राट शराब
और अंजीर के साथ एक दार्शनिक मांग रहा है। लेकिन नियतिवाद को एक आम छात्र के नजरिए से कैसे समझा जाए? इसे ऐसे समझिए जैसे गांव देहात में बुजुर्ग कहते हैं ना कि जो राम रची राखा। इसका सीधा सा अर्थ है कि आपके चाहने या न चाहने से कुछ नहीं होगा। जो भाग्य में तय है वही मिलेगा। बिल्कुल, जो राम रचे राखा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। Who among the following is the person whose name was also देवानंपिय पियदस्सी? निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति हैं जिनका नाम देवानंपिय पियदस्सी भी था? ऑप्शंस आर ए मौर्यन एम्परर चंद्रगुप्त, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त, बी मौर्यन एम्परर अशोक, मौर्य सम्राट अशोक, सी गौतम बुद्ध, डी लॉर्ड महावीर, भगवान महावीर। तुरंत सही विकल्प बता दूं, ये है बी मौर्यन एम्परर अशोक। हाँ, इसका लॉजिक ये है कि देवताओं का प्रिय यानी बिलव्ड ऑफ द गॉड्स उपाधि मौर्य सम्राट अशोक के अधिकांश शिलालेखों में उनके लिए प्रयोग की गई है। अशोक बौद्ध धर्म के सबसे प्रतापी और महान राजा थे। लेकिन इन शिलालेखों से जुड़ा जो सबसे बड़ा एक्सेप्शन है वो क्या है? सबसे बड़ा एक्सेप्शन यह है कि इतने में अशोक का असली नाम है ही नहीं। अरे मतलब कहीं भी नहीं? केवल मास्की और गुर्जर यानी गुर्जरा अभिलेखों में ही उनका वास्तविक नाम अशोक मिलता है। बाकी सभी जगह उन्हें देवानंपिय पियदस्सी ही कहा गया है। तो क्या ये कोई राजनीतिक रणनीति थी? बिल्कुल। इसे अपने देसी अंदाज में ऐसे समझिए जैसे किसी का स्कूल का नाम अशोक है जो सिर्फ 10वीं की मार्कशीट में लिखा है। और मार्कशीट यहाँ मास्की और गुर्जारा है। हाँ, एकदम सही। लेकिन पूरे गांव में उसे पप्पू या लाला के निकनेम से ही बुलाया जाता है। जनता से सीधे जुड़ने के लिए देवानंपिय पियदस्सी एक निकनेम की तरह काम करता था। बहुत बढ़िया उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 81। नेम द कोर्ट फिजिशियन ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग कनिष्का। राजा कनिष्क के शासनकाल के दौरान दरबारी चिकित्सक का नाम बताइए। ऑप्शंस आर ए सुश्रुत, बी कश्यप, सी चरक, डी पतंजलि। सही विकल्प है सी चरका यानी चरक। इसका एक लाइन का लॉजिक ये है कि महर्षि चरक कुषाण वंश के महान राजा कनिष्क के दरबारी चिकित्सक यानी राजवैद्य थे। चरक तो आयुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे ना? हाँ, आयुर्वेद के प्रख्यात विद्वान थे। इनकी प्रसिद्ध रचना चरक संहिता है जो औषधि शास्त्र या मेडिसिन की सबसे प्राचीन और प्रामाणिक रचनाओं में से एक है। और कनिष्क के दरबार के बारे में भी एक स्पेशल फैक्ट है ना? बिल्कुल, कनिष्क का दरबार विद्वानों का बहुत बड़ा केंद्र था। उनके दरबार में चरका के अलावा अश्वघोष, वसुमित्र और नागार्जुना जैसे विद्वान मौजूद थे। एक ही दरबार में इतने सारे दिग्गज। हाँ, कनिष्क का दरबार किसी आधुनिक टॉप टियर मेडिकल और रिसर्च यूनिवर्सिटी के पैनल जैसा था। अच्छा, जहां देश के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स बैठते हों। बिल्कुल, जहां नागार्जुना और चरका जैसे एक्सपर्ट्स एक ही जगह बैठते थे। विज्ञान से अब सीधे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। नेम द मोस्ट फेमस किंग फॉर एस्टैब्लिशिंग अ डिटेल्ड सिस्टम ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन। नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। ऑप्शंस आर ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, सी कनिष्क, डी अकबर। सही विकल्प है बी चंद्रगुप्त मौर्य। हाँ, लॉजिक ये है कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र के नगर परिषद का ये विस्तृत ढांचा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था, जिसका विवरण मेगास्थनीज ने दिया है। एकदम सही। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने इसका विवरण दिया है। प्रशासनिक ढांचे के अनुसार नगर शासन के लिए कुल 6 समितियां या टोटल कमिटीज थीं। और हर समिति में कितने सदस्य होते थे? हर समिति में 5 सदस्य या मेंबर्स पर कमिटी होते थे। इस प्रकार कुल सदस्य या टोटल मेंबर्स 30 थे। ये तो आज के नगर निगम जैसा ही है। ढांचा वैसा ही है, लेकिन कर व्यवस्था यानी टैक्स सिस्टम अत्यंत सख्त थी। ये एक स्पेशल फैक्ट है। अच्छा, वो कैसे? छठी समिति कर वसूलने का कार्य करती थी और कर की चोरी या टैक्स एवेजन करने वालों के लिए कोई पेनाल्टी नहीं बल्कि सीधे मृत्युदंड या डेथ पेनाल्टी का प्रावधान था। सीधे मृत्युदंड, ये तो बहुत सख्त है। आज के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को देखिए और मौर्य काल से तुलना कीजिए। हाँ, बस नोटिस आता है। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के सिस्टम में सीधा मृत्युदंड यानी कैपिटल पनिशमेंट मिलता था, नो कॉम्प्रोमाइज। खौफ और अनुशासन दोनों थे वहाँ।
चलिए, क्वेश्चन नंबर 83, विच बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्क? कनिष्क के शासनकाल के दौरान कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? ऑप्शंस आ, ए फर्स्ट पहले, बी सेकंड दूसरी, सी फोर्थ चौथी, डी फिफ्थ पांचवी। सही विकल्प है सी, फोर्थ यानी चौथी। चौथी संगीति? बिल्कुल। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुषाण वंश के शासक कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडलावन में हुआ था। इस इवेंट डोसिए के मुख्य तथ्य क्या हैं? स्थान था कुंडलावन कश्मीर, शासक थे कनिष्क और इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी। वसुमित्र अध्यक्ष थे। हाँ, और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। लेकिन सबसे बड़ा स्पेशल फैक्ट इसका परिणाम है। विभाजन वाला। हाँ, इसी संगीति में बौद्ध धर्म का विभाजन 2 हिस्सों में हो गया। हीनयान जो रूढ़िवादी या परंपरागत थे और महायान जो सुधारवादी और मूर्ति पूजक थे। इसे अगर आज के संदर्भ में समझना हो तो कैसे समझेंगे? जैसे किसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में विचारधारा को लेकर फूट पड़ जाती है। हाँ, एक गुट पुरानी परंपरा पर चलता है। बिल्कुल, वो हीनयान हो गए और दूसरा गुट जो नए सुधार और मूर्ति पूजा अपना लेता है वो महायान हो गए। ये विभाजन इसी चौथी संगीति में हुआ था। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 84, द ऑथर ऑफ इंडिका विच डिटेल्स मौर्यन इंडिया वाज, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। ऑप्शंस आ, ए मेगस्थनीज, बी फाहियान, सी हुएनसांग, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ए, मेगस्थनीज या मेगस्थनीज। इसका लॉजिक यह है कि यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने इंडिका लिखी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था का विस्तृत स्रोत है। लेकिन क्या उनका विवरण पूरी तरह सटीक था? यही एक स्पेशल फैक्ट आता है। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है और कभी अकाल नहीं पड़ते, जो कि सच नहीं था। हाँ, यह कथन आंशिक रूप से भारतीय समाज की उसकी गलत समझ या मिसअंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। मतलब यूनान के मुकाबले यहाँ दासों की स्थिति बेहतर थी, इसलिए वो समझ नहीं पाया। बिल्कुल, ये वैसा ही है जैसे कोई विदेशी टूरिस्ट पहली बार इंडिया आए और सीधे 5 स्टार होटल में रुक जाए। हाँ, और वहां रुककर कहे कि यहाँ तो कोई गरीबी नहीं है। मेगस्थनीज ने भी मौर्य काल का वैभव देखा और गलत निष्कर्ष निकाल लिया कि यहाँ दास प्रथा या अकाल जैसी कोई चीज है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। चलिए आज के आखिरी सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, चरका संहिता इज रिलेटेड टू, चरक संहिता संबंधित है। ऑप्शंस आर, ए पॉलिटिक्स राजनीति, बी मेडिसिन चिकित्सा, सी आर्किटेक्चर वास्तुकला, डी मैथमेटिक्स गणित। इसका सही विकल्प है बी, मेडिसिन या चिकित्सा। हाँ, लॉजिक ये है कि महर्षि चरक द्वारा रचित चरक संहिता प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिसिन या आयुर्वेद का एक मूलभूत ग्रंथ है। इसमें सामग्री क्या क्या शामिल है? इसमें विभिन्न प्रकार के रोगों, उनके लक्षण और रोगनाशक एवं रोग निरोधक औषधियों यानी हर्ब्स एंड ट्रीटमेंट्स का विस्तृत वैज्ञानिक उल्लेख है। लेकिन परीक्षा के नजरिए से इसमें कंपैरिजन वाला एक फैक्ट भी है ना? बिल्कुल, तुलनात्मक तथ्य ध्यान रखें। महर्षि चरक मेडिसिन यानी आयुर्वेद या फिजिशियन से जुड़े थे। और सुश्रुत, जबकि सुश्रुत विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक माने जाते हैं, जिन्हें सर्जरी का जनक या फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों में कंफ्यूज जाते हैं। एग्जाम में कंफ्यूजन से बचने का सीधा देसी हैक याद रखें। क्या है वो हैक? चरक का मतलब है एमडी यानी फिजिशियन, जो दवाइयों और जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। और सुश्रुत का मतलब है एमएस यानी सर्जन, जो ऑपरेशन या शल्य चिकित्सा करते हैं। ये देसी हैक याद रखेंगे तो परीक्षा में सवाल कभी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 86 पढ़ती हूँ। द मौर्यन इकोनॉमी वॉज मेनली डिपेंडेंट ऑन डैश। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश पर निर्भर थी। इसके ऑप्शंस हैं, ए एग्रीकल्चरल इकोनॉमी अर्थात कृषि अर्थव्यवस्था, बी ट्रेड बेस्ड इकोनॉमी यानी व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, सी इंडस्ट्री बेस्ड इकोनॉमी उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, डी वॉर बेस्ड इकोनॉमी यानी युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था। देखिए, इसका सही उत्तर सीधे सीधे ऑप्शन ए है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। इसका लॉजिक एकदम रेजर शार्प है कि मौर्य काल में उद्योग, पशुपालन और मिनरल्स उत्खनन में वृद्धि जरूर हुई थी, लेकिन पूरी आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि ही था। अच्छा, मतलब बाकी चीजें थीं पर एग्रीकल्चर मेन आधार था। पर यहाँ ना एक
एनालिटिकल सवाल उठता है मेरे दिमाग में। अगर कृषि ही मुख्य थी, तो जो स्टेट ओन्ड लैंड होती थी, सरकार के स्वामित्व वाली भूमि, उसका प्रबंधन किस तरह से होता था उस समय? हाँ, ये वैल्यू एडिशन का पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मौर्य काल में जो स्टेट ओन्ड लैंड होती थी ना, उसको सीता भूमि कहा जाता था। सीता भूमि। हाँ, और इसके जो प्रभारी अधिकारी होते थे, उन्हें सीता अध्यक्ष कहते थे। इसे आप आज के देसी कॉन्टेक्स्ट में समझ लीजिए, जैसे आज का सरकारी चकबंदी या रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है ना, हाँ हाँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। बस वही। यहाँ सीता भूमि पूरी तरह से स्टेट यानी सरकार के प्रॉपर्टी थी, और सीताध्यक्ष उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट यानी एचओडी था। अरे वाह, क्या क्लियर एनालॉजी है। सीता भूमि और सीताध्यक्ष, ये याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। द लार्जेस्ट अमंग द प्रिंसिपल रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका इज डैश। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है डैश। ऑप्शंस हैं A 11th, B 12th, C 13th, D 14th। सही उत्तर है ऑप्शन सी 13th। लॉजिक सीधा सा है भैया कि कुल 14 प्रधान शिलालेखों में 13वां सबसे बड़ा है। इसमें अशोक के राज्याभिषेक यानी कोरोनेशन के 8वें वर्ष अर्थात 261 BCE में हुए कलिंगा वॉर का विस्तृत वर्णन मिलता है। अच्छा, 261 BC वाला कलिंगा वॉर। पर एक चीज और पूछनी थी यहाँ, जी। क्या इस 13th शिलालेख में केवल युद्ध का ही विवरण है, या इसमें मौर्य साम्राज्य के इंटरनेशनल रिलेशंस अर्थात अंतरराष्ट्रीय संबंधों का भी कोई जिक्र मिलता है? बहुत बढ़िया पॉइंट पकड़ा है आपने। देखिए, इसमें सिर्फ युद्ध नहीं है, बल्कि अशोक की डिप्लोमैटिक रीच अर्थात कूटनीतिक पहुंच का एक बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है। कूटनीतिक पहुंच मतलब उस टाइम पर भी? बिल्कुल। इस शिलालेख में 5 यावना यानी ग्रीक राजाओं का स्पष्ट उल्लेख है, जैसे सीरिया, इजिप्ट, साइरीन, मैसेडोनिया और एपिरस के राजा। अच्छा, मतलब इन सभी ग्रीक राजाओं का नाम लिखा है वहां? हाँ, आप इस 13वें शिलालेख को उस दौर का फॉरेन मिनिस्ट्री प्रेस रिलीज या एक ग्लोबल बिलबोर्ड समझ सकते हैं। ग्लोबल बिलबोर्ड। सही में, जो बेसिकली दुनिया को बता रहा था कि अशोक का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीक राजाओं तक उसकी सीधी पहुंच है। ओ वाओ, ये तो सच में एक प्रेस रिलीज जैसा ही हो गया। सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 88 पर आते हैं। व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ कलिंगा ईस्टर्न प्रोविंस ड्यूरिंग अशोकाज इन्वेजन? अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंगा अर्थात पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस हैं A टैक्सिला, B पाटलिपुत्र, C उज्जैन, D तोसाली। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी तोसाली है। लॉजिक हमेशा ध्यान में रखिए कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी 9वें वर्ष 261 BCE में जब कलिंगा पर विजय प्राप्त की, तब उसकी राजधानी तोसाली थी। तो सलीम, ओके। पर एक तार्किक सवाल है कि कलिंगा जो कि वर्तमान उड़ीसा में है, उसमें ऐसा क्या खास था कि मौर्य सेना को इतना बड़ा आक्रमण करना पड़ा वहां? देखिए, मजबूरी थी एक तरह से। इसका सामरिक यानी स्ट्रैटेजिक महत्व समझिए। पहला बड़ा कारण था मौर्य सेना के लिए हाथियों यानी एलिफेंट्स की प्राप्ति। हाथी। हाँ, और दूसरा दक्षिण भारत जाने वाले मैरिटाइम ट्रेड रूट्स यानी समुद्री व्यापारिक मार्गों पर अपना कंट्रोल स्थापित करना। समुद्री मार्गों पर कंट्रोल। बिल्कुल। ऐसे आप एक देसी एनालॉजी से एक स्ट्रैटेजिक टोल प्लाजा और डिफेंस फैक्ट्री समझ लीजिए। स्ट्रैटेजिक टोल प्लाजा और डिफेंस फैक्ट्री कैसे? देखिए, दक्षिण भारत जाने वाले सारे समुद्री हाईवे वहीं कलिंगा से गुजरते थे, तो वो टोल प्लाजा हो गया। और सेना के लिए जो लाइव बैटल टैंक्स थे ना उस जमाने के, बिल्कुल। यानी कि हाथी, वो भी यहीं से सप्लाई होते थे, तो वो डिफेंस फैक्ट्री हो गई। अरे वाह, लाइव बैटल टैंक्स और टोल प्लाजा, ये कंपैरिजन तो सच में एग्जाम रूम में याद आएगा। चलिए एंशिएंट जियोग्राफी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज द सिटी ऑफ तक्षशिला सिचुएटेड? निम्नलिखित किन के बीच तक्षशिला शहर स्थित था? ऑप्शंस हैं A इंडस एंड झेलम यानी सिंधु और झेलम, B झेलम एंड चिनाब, C चिनाब एंड रावी,
डी रावी एन ब्यास। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लॉजिक एकदम सीधा है कि तक्षशिला शहर सिंधु यानी इंडस और झेलम नदी के ठीक बीच स्थित था। वर्तमान में कहाँ पड़ता है ये? वर्तमान में ये पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में पड़ता है। ये 16 महाजनपदों में से गांधार राज्य की राजधानी थी। गांधार की राजधानी। पर टैक्सिला की प्रसिद्धि क्या सिर्फ एक राजधानी होने की वजह से थी या इसका कोई बड़ा एजुकेशनल यानी शैक्षिक महत्व भी था? शैक्षिक महत्व तो इसका बहुत ही विशाल था। टैक्सिला यूनिवर्सिटी प्राचीन विश्व का एक महान शिक्षा केंद्र था। यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। बाहर से भी क्या सीखने आते थे वहाँ? हाँ, दूर दूर से। यहाँ मुख्य रूप से युद्ध कला यानी मार्शल आर्ट्स, आयुर्वेद और पॉलिटिक्स सिखाई जाती थी। और आप जानते ही हैं कि प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं, वो यहीं के आचार्य थे। तो मतलब ये उस समय का कोई आम यूनिवर्सिटी नहीं था? बिल्कुल नहीं। आप इसको उस समय का आईआईटी और एनडीए का एक सुप्रीम कॉम्बो मान लीजिए। आईआईटी और एनडीए का कॉम्बो, सही है। हाँ, जहाँ दुनिया भर के मेधावी छात्र स्टेटक्राफ्ट पढ़ने आते थे और चाणक्य वहाँ के सबसे स्ट्रिक्ट प्रोफेसर थे। चाणक्य और सबसे स्ट्रिक्ट प्रोफेसर, बहुत खूब। चलिए वापस कलिंगा और अशोका की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विच रॉक edict ऑफ एम्परर अशोका मेंशंस हिज विक्ट्री ओवर कलिंगा? सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंगा पर उसके विजय का उल्लेख करता है? ऑप्शंस ए फर्स्ट, बी फोर्थ, सी 10th, डी 13th। सही उत्तर ऑप्शन डी 13th है। लॉजिक हम पहले ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि 13वें शिलालेख में ही कलिंगा पर विजय और उससे हुए भारी विनाश का सबसे मार्मिक उल्लेख मिलता है। हाँ, 13वां शिलालेख। पर इसमें एक पॉइंट की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। कलिंगा युद्ध के इस भयानक नरसंहार का सम्राट अशोक की इंपीरियल पॉलिसीज यानी साम्राज्यवादी नीतियों पर आखिर क्या असर पड़ा था? देखिए, असर बहुत गहरा और लाइफ चेंजिंग था। इस पीड़ा को देखकर ना अशोका का एकदम हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन। बिल्कुल। और इसके परिणाम स्वरूप उसने साम्राज्य विस्तार की नीति को हमेशा के लिए त्याग दिया और शांति और नैतिकता की नीति को अपना लिया। इसे इतिहास में एक खास टर्म दिया गया है, ध्यान रखिएगा, भेरी घोषा अर्थात वॉर ड्रम से धम्म घोषा अर्थात कॉल टू धर्मा में परिवर्तन। भेरी घोषा से धम्म घोषा, इसको हम देसी भाषा में कैसे समझेंगे बच्चों के लिए? इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बड़ा सा अग्रेसिव बाहुबल हो अपने क्षेत्र का और वो अचानक अपने सारे हथियार छोड़ दे। अच्छा, अचानक सारे हथियार छोड़ दे। हाँ, युद्ध का सायरन यानी भेरी घोषा एकदम बंद कर दे और शांति और नैतिकता का लाउडस्पीकर यानी धम्म घोषा चालू कर दे। आसान कर देता है टर्म्स को याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो मौर्य आर्ट से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 91, अशोका's लायन कैपिटल वाज ऑन अ पिलर एट डैश। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश में एक स्तंभ पर था। ऑप्शंस हैं ए कन्नौज, बी गौतम बुद्ध नगर, सी संभल, डी सारनाथ। सही उत्तर ऑप्शन डी सारनाथ है। लॉजिक बहुत ही क्लियर है कि अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां से लिया गया है। सारनाथ वही जगह ना जहां बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था? हाँ, बिल्कुल वही। और भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसे स्वतंत्र भारत के नेशनल एम्ब्लेम यानी राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार भी किया था। सही कहा। पर मुझे इसकी डिटेल्स में थोड़ा जाना है। इस स्तंभ के गोलाकार आधार, जिसे हम अबैकस कहते हैं, उस पर उकेरे गए 4 जानवरों का आखिर क्या महत्व है? क्या वे सिर्फ एक पत्थर की डिजाइन का हिस्सा है? नहीं, प्राचीन भारत की आर्ट में सिर्फ डिजाइन नहीं होता कुछ भी। इसमें फैक्ट ये है कि ये 4 जानवर 4 दिशाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये थोड़ा रटने वाली बात है, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, बिल्कुल सुन रही हूँ। देखिए, पूर्व यानी ईस्ट को दर्शाता है एलिफेंट, दक्षिण यानी साउथ के लिए है दौड़ता हुआ घोड़ा अर्थात हॉर्स, पश्चिम यानी वेस्ट को दर्शाता है बुल अर्थात सांड, और उत्तर यानी नॉर्थ के लिए है लायन अर्थात शेर। और इनके ठीक बीच में अशोका चक्र स्थित है।
4 जानवर और 4 दिशाएं। ये तो पूरी प्रॉपर्ली प्लान्ड इंजीनियरिंग लगती है। एग्जैक्टली आप इस अबैकस को प्राचीन भारत का एक वस्तुशास्त्र कंप्लायंट कंपास समझ सकते हैं। वास्तुशास्त्र कंप्लाइंट कंपस, हाँ। जहां हर दिशा की सुरक्षा के लिए एक खास सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एक स्पेसिफिक जानवर तैनात किया गया है। वास्तुशास्त्र कंप्लाइंट कंपस और उसके 4 सिक्योरिटी गार्ड्स। बहुत ही बढ़िया। चले सीधे अपने आखिरी क्वेश्चन पर आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 92। This famous political advisor to Chandragupta Maurya was known by all of the following names except dash. चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा। ऑप्शंस है ए चाणक्य, बी विष्णुगुप्त, सी कौटिल्य, डी समुद्रगुप्त। ऑप्शन डी समुद्रगुप्त इसका बिल्कुल सही उत्तर है। लॉजिक सिंपल सा है कि समुद्रगुप्त तो आगे चल के गुप्ता एम्पायर का सम्राट था, जबकि चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य ये एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं जो मौर्यन एम्पायर के मुख्य राजनीतिक सलाहकार थे। हाँ, समुद्रगुप्त का तो टाइम पीरियड ही सैकड़ों साल अलग था। पर इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगी, चाणक्य की सबसे बड़ी बौद्धिक विरासत उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ग्रंथ का स्ट्रक्चर जानना कितना जरूरी है? बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्थशास्त्र बेसिकली संस्कृत में रचित राजनीति विज्ञान, राज्य कला और लोक प्रशासन की एक बहुत महान कृति है। और सबसे बड़ा फैक्ट जो PYQ में आता है वो ये कि इस ग्रंथ को 15 अधिकरणों अर्थात चैप्टर्स या बुक्स में विभाजित किया गया है। 15 अधिकरण में? बिल्कुल। अगर आप एक और एनालॉजी समझना चाहें तो समुद्रगुप्त को इस मौर्यन लिस्ट में ढूंढना वैसा ही है जैसे हड़प्पन खुदाई में अपना स्मार्टफोन खोजना। एकदम गलत टाइमलाइन। हाँ, एग्जैक्टली बिल्कुल गलत टाइमलाइन। और रही बात अर्थशास्त्र की, तो वह मौर्य प्रशासन की एक मास्टर रूल बुक है जो कि पूरे 15 मॉड्यूल्स यानी अधिकरणों में सेट की गई थी। 15 मॉड्यूल्स की मास्टर रूल बुक। चलिए, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन 93। इन विच इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक ब्राह्मी स्क्रिप्ट वॉज नॉट यूज्ड? अशोक के कौन सी शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ऑप्शंस आर ए सारनाथ, बी शहबाज गढ़ी, सी धौली, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी शाहबाजगढ़ी है। ओके। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि शाहबाजगढ़ी पाकिस्तान के मर्दान यानी मर्दान जिले में स्थित है। अच्छा, मर्दान जिले में। हाँ, और इस शिलालेख में खरोष्टी लिपि यानी खरोष्टी स्क्रिप्ट का प्रयोग किया गया था। वेट, मतलब पूरे अंपायर में जहां ब्राह्मी चल रही थी वहां अचानक खरोष्टी आ गई? बिल्कुल, और यहीं पे हमारा UPPSC वैल्यू ऐड आता है। देखो, भारत के अधिकांश भागों में अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। राइट, जो कोर इंडिया था। जबकि नॉर्थ वेस्ट यानी पाकिस्तान वाले हिस्से में खरोष्टी और अफगानिस्तान में ग्रीक और एरेमिक लिपियों का प्रयोग किया गया। ओह वाओ, तो ये अशोक की एक टारगेटेड रीजनल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरह थी। हाँ, कह सकते हैं। जैसे आज हम यूपी में हिंदी और साउथ में रीजनल भाषा के होर्डिंग्स देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही अशोक ने जनता की भाषा के अनुसार अलग अलग लिपियों का इस्तेमाल किया है। एकदम सही एनोलॉजी है। चलिए, क्वेश्चन 94। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट पैराडाइम ऑफ मौर्यन आर्ट? निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? ऑप्शंस आर ए पिलर स्तंभ, बी स्तूपा स्तूप, सी चैत्य, डी बारादारी। सही उत्तर ऑप्शन ए पिलर है। पिलर्स, राइट? जी, सम्राट अशोक ने स्वयं सारनाथ और कुशीनगर जैसे धार्मिक स्थानों पर इन स्तंभों का निर्माण करवाया था। ठीक है, पर ये पिलर्स इतने खास क्यों हैं? देखो, UPPSC वैल्यू ऐड के हिसाब से ये समझना जरूरी है कि मौर्यकालीन स्तंभ मोनोलिथिक हैं। मोनोलिथिक? हाँ, एकाश्मक, यानी वे लाल बलुआ पत्थर जो रेड सैंडस्टोन होता है ना, उसके एक ही विशाल टुकड़े को काटकर और तराशकर बनाए गए हैं। वेट, एक ही पत्थर से बिना किसी जॉइंट के? बिल्कुल, बिना किसी जोड़ के। इस मोनोलिथिक शब्द को दिमाग में बैठाने के लिए एक देसी एनालॉजी देखते हैं। हाँ, बताइए। ये ईंटों को जोड़कर बनाई गई कोई मीनार नहीं है, बल्कि ये एक विशाल गन्ना यानी शुगर केन की तरह है, जो जड़ से चोटी तक बिना किसी जोड़ के एकदम सीधा खड़ा होता है। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 95। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अंडर अशोकाज एम्पायर? निम्नलिखित में से कौन सा
अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? ऑप्शंस हैं ए कश्मीर, बी गुर्जरा, सी कर्नाटका, डी कमारूपा। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी कामारूपा है। कामरूप। हाँ, कामारूप असम का पुराना नाम है और यह अशोक के साम्राज्य की सीमाओं से बाहर था। अच्छा, आउट ऑफ बाउंड्स था? बिल्कुल। अब यूपीपीएससी वैल्यू ऐड के लिए साम्राज्य का विस्तार समझना जरूरी है। राइट। कर्नाटक के मास्की इंस्क्रिप्शन और दतिया जो एमपी में है, वहां के गुर्जरा इंस्क्रिप्शन से साम्राज्य की पुष्टि होती है। तो साउथ और सेंट्रल कवर हो गया? जी, और कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर भी उनके अधिकार में था। तो फिर उनके कंट्रोल से बाहर क्या था? दक्षिणी सीमा के बाहर चोलाज, चेराज, पांड्याज और सात्यपुत्राज जैसे स्वतंत्र राज्य थे। समझ गया। इसे एक विशाल नेशनल हाईवे से तुलना कर सकते हैं? वो कैसे? अशोक का साम्राज्य उस हाईवे की तरह था जो कश्मीर से कर्नाटक तक सीधा जाता था। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में कामरूप और डीप साउथ में चोल, चेर वाली सर्विस लेन्स उनके कंट्रोल से बाहर थी। हाँ, ये एनालॉजी एकदम फिट बैठती है। अब आर्किटेक्चर पर वापस आते हैं। क्वेश्चन 96। द ग्रेट सांची स्तूपा बिलोंग्स टू विच पीरियड? बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? ऑप्शंस आर ए कुषाण काल, कुषाण पीरियड, बी गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड, सी हर्षवर्धना पीरियड, हर्षवर्धना काल, डी मौर्यन पीरियड, मौर्य काल। आहा, सही उत्तर ऑप्शन डी मौर्यन पीरियड है। मौर्य काल। हाँ, इस महान स्तूप का निर्माण 3rd सेंचुरी बीसी में सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। ये तो मध्य प्रदेश में है? जी, भोपाल के निकट रायसेन जिले में है। ओके। पर इसमें एक बड़ा क्रोनोलॉजिकल फ्लो फैक्ट है जो यूपीपीएससी वैल्यू ऐड के लिए जरूरी है। वो क्या? मूल ईंट का स्तूप यानी कोर ब्रिक स्तूपा मौर्य काल में बना। लेकिन इसके चारों ओर के खूबसूरत नक्काशीदार तोरण द्वार, जी, जिन्हें स्टोन गेटवेज कहते हैं, वो बाद में शुंग और सातवाहन काल में जोड़े गए थे। अरे वाह! इससे हाउस रिनोवेशन से जोड़ा जा सकता है। मतलब? ये ऐसा है जैसे घर का मजबूत ढांचा और नींव दादाजी यानी अशोक ने बनवाई हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसका शानदार मेन गेट या तो तोरण द्वार पोतों ने यानी शुंग और सातवाहन काल में बाद में लगवाया। एकदम सही। चलिए फिलॉसफी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 97। हु वाज द फाउंडर ऑफ योग दर्शन? योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शंस आर ए महर्षि जैमिनी, बी स्वामी रामदेव, सी महर्षि पतंजलि, डी महर्षि अरविंदो। सही उत्तर है ऑप्शन सी महर्षि पतंजलि। जी, महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे और उन्हें व्याकरणाचार्य पाणिनि का शिष्य माना जाता है। अच्छा, ग्रामेरियन पाणिनि के शिष्य। बिल्कुल। यूपीपीएससी वैल्यू ऐड के तहत हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने योगा सूत्र में अष्टांग योग प्रतिपादित किया था। अष्टांग योग के 8 अंग, राइट? हाँ, ये 8 अंग हैं: यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अमेजिंग। इसे अष्टांगा व्हील से समझा जा सकता है। हाँ, वो एनालॉजी अच्छी रहेगी। अष्टांग योग एक गाड़ी के पहिए की तरह है जिसमें 8 स्पोक्स या तीलियां हैं। सही बात है। जीवन की गाड़ी सही चलने के लिए 8 तीलियों का बैलेंस जरूरी है। सिर्फ एक आसाना से काम नहीं चलता। एकदम सटीक। अब उस बड़े पॉलिटिकल शिफ्ट पर आते हैं। क्वेश्चन 98। Identify the dynasty from the given information. Pushyamitra founded this dynasty. His dominion extended to the Narmada River in the south. Patanjali's glorious book Mahabhashya was written during this time. दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की। उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे। पतंजलि का गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखा गया था। ऑप्शंस हैं ए कण्व राजवंश, बी स्लेव डायनेस्टी, दास राजवंश, सी चोल राजवंश, डी शुंग राजवंश। आहा, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी शुंग डायनेस्टी है। ओके, शुंग वंश। हाँ, मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की उनके ही सेनापति पुष्यमित्र द्वारा हत्या कर दी गई थी। बाप रे, अपनी कमांडर इन चीफ द्वारा? जी, और उसी के बाद शुंग वंश की स्थापना हुई तो थी। ये तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट था। बिल्कुल। यूपीएससी वैल्यू ऐड ये है कि पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के लिए
2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ। हाँ, और इसका पक्का प्रमाण अयोध्या इंस्क्रिप्शन से मिलता है। इसे अगर आज के जमाने में देखें तो ये एक आधुनिक कॉर्पोरेट टेकओवर का रूप है। यह प्राचीन भारत का सबसे बड़ा हॉस्टाइल टेकओवर था, कैसे? जहां विशाल मौर्य कंपनी के सीईओ यानी बृहद्रथ को हटाकर उनके ही कमांडर इन चीफ ने पूरी सत्ता हथिया ली। हाँ, ये एकदम परफेक्ट एनालॉजी है। आखिरी सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 99। द ग्रेट ग्रामेरियन ऑफ एंशिएंट इंडिया पतंजलि वॉज अ कंटेम्पररी ऑफ whom? प्राचीन भारत के महान वैयाकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शंस आर ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी पुष्यमित्र शुंग, डी वसुमित्र। सही उत्तर ऑप्शन सी पुष्यमित्र शुंग है। मतलब वो उन्हीं के दरबार में थे। हाँ, महान वैयाकरणविद पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित यानी रॉयल प्रीस्ट थे। ओह, ये तो बहुत पावरफुल पोजीशन हुई। बिल्कुल। यूपीपीएससी वैल्यू ऐड के लिए याद रखना है कि पतंजलि ने पाणिनि की प्राचीन व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी पर एक महत्वपूर्ण टीका लिखी। अच्छा, कमेंट्री लिखी। जी, जिसे महाभाष्य नामक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। राइट। सबसे बड़ी बात, पुष्यमित्र शुंग के दोनों अश्वमेध यज्ञ महर्षि पतंजलि द्वारा ही संपन्न कराए गए थे। ये महाभाष्य तो आज के स्टडी मटेरियल की तरह हो गया। हाँ, एकदम सही समझे। जैसे बहुत कठिन एनसीईआरटी किताब यानी पाणिनि की अष्टाध्यायी को आसानी से डिकोड करने के लिए एक शानदार रेफरेंस गाइड आती है। बिल्कुल। बिल्कुल वैसे ही पतंजलि की महाभाष्य काम करती थी। इस प्रैक्टिस सेशन से इतना ही। धन्यवाद।